और आज फिक्र में हमारा पहला फोकस आतंकिस्तान पर है। ठीक सुना आपने, आतंकिस्तान यानी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो शांति के नकली कबूतर उड़ाने में एक्सपर्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे उसका खूनी खेल जारी है। दुनिया में तमाम देश अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देने पर काम कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में नया विशाल टेरर सेंटर बन गया है, जहां आतंकियों को गज़वाए हिंद यानी भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। यह भारत के दुश्मनों पर बड़ी खबर है। यह खुलासा जब आप देखेंगे तो आपके मुंह से एक बार फिर निकलेगा, एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। खुफिया एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय सीमा से 150 से 200 किलोमीटर दूर जिहाद की नई और गुप्त फैक्ट्री खोली गई है। आतंक के सीक्रेट कारखाने में आतंकवादी धमाकेदार पढ़ाई कर रहे हैं, खून बहाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े बड़े आतंकी उस जिहाद फैक्ट्री के शागिर्द हैं। बड़ी बात यह भी है कि उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग देने वाले भी खुद खूंखार आतंकवादी हैं। आपने एबेटाबाद का नाम सुना होगा। यह इस्लामाबाद से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर है, जबकि भारतीय सीमा के अलग अलग बिंदुओं से यह 150 से 200 किलोमीटर दूर है। यहां पाकिस्तान आर्मी का एक महत्वपूर्ण बेस भी है। खबर यह है कि इसी आर्मी बेस के बहुत नजदीक पाकिस्तान ने जिहाद की नई फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में जैश, लश्कर और हिजबुल तीनों ही आतंकवादी संगठनों के आतंकी संयुक्त रूप से टेरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत के नजरिए से यह जानकारी इसलिए चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी अभी भी एक ही छत के नीचे छुपे हुए हैं, काम करते हैं। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर में हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के विश्वसनीय साथी रिक्रूटमेंट करके लाए गए जिहादियों को ट्रेनिंग देने आते हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि टेरर कैंप के अंदर जिन नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग बहुत चिंताजनक है, क्योंकि क्या यह मुंबई जैसे अटैक की कोई ट्रेनिंग चल रही है? सोचने वाली बात है। लश्कर, हिजबुल और जैश के आतंकवादी यहां गज़वाए हिंद वाले साझा घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में यह खतरनाक कमांडो आतंकी भारत के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकते हैं। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये बात भी समझ गए होंगे कि लश्कर, जैश और हिजबुल्लाह की इस विशाल संयुक्त जिहाद फैक्ट्री का एबेटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी बेस के इतने पास होने का मतलब क्या है। साफ है कि यहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की निगरानी में दी जा रही है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि इन आतंकवादियों की सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ही संभाल रखा है। पाकिस्तान की सेना यहां पर आजकल देश की सुरक्षा में कम और आतंकवादियों की सुरक्षा में ज्यादा तैनात है। इसीलिए बिना पाकिस्तान की फौज की इजाजत के इस कैंप में किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। हालांकि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन का यहां आना जाना लगा रहता है। देखिए, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और आपको एक और फैक्ट बताते हैं। और एक और फैक्ट यह है कि अगर एलएसी पर हालात सामान्य होते चले गए तो वहां की पलटन भी कश्मीर की ओर रुख करेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इन आतंकियों को पता होना चाहिए कि उनका इंतजार कौन कर रहा है। अब यह फैसला क्यों लिया गया है, तो असल में इसका कनेक्शन आतंकी उसामा बिन लादेन से जोड़कर देखा जा सकता है। याद करिए आप, पहली बार एबेटाबाद पूरी दुनिया में चर्चा में कब आया था? वर्ष 2011 में अमेरिका को पता चला कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन यहीं पाकिस्तान के एबेटाबाद में वर्षों से एक मकान में छिपा हुआ है। यह जानकारी मिलते ही 2 मई को CIA की निगरानी में अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो ने उसामा को मारने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया था। उसामा की मौत के बाद ही पाकिस्तान के इस छोटे से इलाके एबेटाबाद को पूरी दुनिया ने जाना था। तब उसामा को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की किरकिरी खूब हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस बदनामी से कोई सबक नहीं लिया। उल्टे एक बार फिर से उसी एबेटाबाद में उसामा के उसी मकान के बेहद करीब लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के लिए टेरर कैंप खोल दिया है। वैसे आपको याद दिला दें कि कल ही ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया था। और आज ही देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान का एबेटाबाद वाला चेहरा बेनकाब हो गया। ये जो पाकिस्तान जो कर रहा है, ये इनकी पॉलिसी है, आर्मी की पॉलिसी है।
वो क्योंकि टेरर को बढ़ावा देकर उनको ट्रेन कर आप कश्मीर में आतंक और फैला सकते हैं। भारत की पूरी क्षमता है, अगर भारत चाहे तो इस कैंप को उड़ा सकता है। आप इनको डिस्ट्रॉय जरूर करिए और डिस्ट्रॉय करने के बाद ये मत सोचिए कि खत्म हो गया, आप दोबारा इनको अटैक करने की तैयारी रखिए। जाहिर सी बात है कि अगर अबोटाबाद में एक ट्रेनिंग कैंप आईएसआई के समर्थन से और उनके कमांडोज की जैसी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, तो जैसे वो पानी के अंदर, पानी के बाहर, जमीन में, हवा से वर्टिकल इन्वेलपमेंट के साथ वो टेररिस्ट टाइप की प्लान बना सकते हैं। वैसे जब बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हो रही है तो आपको रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उन तीनों आतंकियों में से एक की है जिसने गांदरबल की टनल पर काम कर रहे 7 बेकसूर, निर्दोष, निहत्थे मजदूरों की जान ली थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकी की तलाश में इस तस्वीर को साझा किया है, साथ ही इसके दूसरे साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर में चिंता की बात यह है कि आतंकी के पास से अमेरिकी असॉल्ट राइफल M4 कार्बाइन दिख रही है। इससे पहले 26 जून 2024 को डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भी यही राइफल मिली थी। सवाल यह है कि अब तक AK सीरीज या उसके जैसी राइफल इस्तेमाल करने वाले आतंकियों को अचानक से ये गन कहां से मिलने लगी। 80 की शुरुआत में M4 राइफल के पहले वर्जन को अमेरिका ने बनाया था। ये गैस से चलने वाली एयर कूल्ड असॉल्ट राइफल है। 1 मिनट में 700 से लेकर 970 राउंड गोलियां दाग सकती हैं और इसे चलाने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़ती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 या उससे ज्यादा M4 कार्बाइन है। अब ये इनके पास आई कहां से? इसका सरल जवाब एक्सपर्ट्स का कहना है अफगानिस्तान से। अमेरिकी हथियार जो अफगानिस्तान में छूट गए हैं वो पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा अन्य खतरनाक असॉल्ट राइफलें, मशीन गन आदि मौजूद हैं। वैसे यहां पर आपको एक जानकारी और भी दे दे कि गांदरबल के बाद आतंकवादियों ने अब पुलवामा में एक गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गैर कश्मीरी मजदूर को गोली मारी है। वो गंभीर रूप से घायल है और बीते 1 हफ्ते में गैर कश्मीरियों को टारगेट करने की लगातार तीसरी घटना है। टू बी प्रिसाइज, उमर अब्दुल्ला के चुनाव जीतने के बाद से यह तीसरी घटना है। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। फिक्र में अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो कि जस्ट आउट ट्रूडो कभी भी हो सकते हैं, जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि ट्रूडो का वक्त खराब चल रहा है। खराब नहीं, बहुत खराब चल रहा है। खालिस्तानियों की गोद में खेलने का नतीजा जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में तो ट्रूडो का विरोध अलग अलग तरह से होता रहता है, लेकिन अब उनके देश में, उनकी ही पार्टी में ट्रूडो का विरोध होने लगा है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के लोगों ने ही उनसे कह दिया है कि ट्रूडो इस्तीफा दो, अब तो जान छोड़ दो। और इस्तीफा देने के लिए ट्रूडो को बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है, टाइमलाइन वो भी दे दी गई है। ट्रूडो के पास सिर्फ 100 घंटे या 4 दिन का वक्त है। ट्रूडो की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब हमें बख्श दो ट्रूडो, 28 अक्टूबर तक इस्तीफा दे दो। ट्रूडो पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ट्रूडो की हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे घंघोर बेइज्जती हुई है। बहस के दौरान ट्रूडो ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे हॉल में जमकर ठहाके लगे। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले ट्रूडो के गलत अंग्रेजी शब्द के इस्तेमाल करने पर सदन में विपक्षी पार्टियों के साथ साथ उनकी ही पार्टी के लोगों ने भी जोर जोर से ठहाके लगाए। ट्रूडो ने भी नहीं सोचा था कि उनके अपने देश में उनकी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। आप खुद देखें। आप जानते हैं ये जोक क्या था? ये जोक ये था कि ट्रूडो न सिर्फ देश तोड़ रहे हैं बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी तोड़ रहे हैं। ब्रोकनिस्ट कोई शब्द ही नहीं होता। खैर, अपनी ही संसद में ऐसा मजाक उड़ना जस्टिन ट्रूडो के लिए वाकई शर्मिंदा होने वाली बात है। लेकिन अब देखिए कि आखिर कैसे उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और इसके लिए सिर्फ 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। लग रहा है कि इन जनाब की सत्ता अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी।
पिछले 100 साल के इतिहास में कनाडा में कोई भी नेता लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बना है। लगता है जस्टिन ट्रूडो का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले ट्रूडो से अब उनकी पार्टी के सांसदों ने इस्तीफा मांग लिया है। कनाडा की लेफ्ट विंग न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के 24 सांसदों ने ट्रूडो को चुनाव से पहले हटाने की मांग की है। सभी 24 सांसदों ने एक मांग पत्र पर दस्तखत कर दिए। ट्रूडो से 28 अक्टूबर तक इस्तीफा देने को कहा गया है। जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, आप इसे इस तरह से समझिए। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसदों की संख्या अब सिर्फ 153 रह गई है, क्योंकि जगमीत सिंह की पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब ट्रूडो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। ट्रूडो ने एक दिन पहले ही लिबरल पार्टी के 20 सांसदों से बंद कमरे में मुलाकात भी की। इस बैठक में लिबरल पार्टी से ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने अगले साल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पीएम ट्रूडो के इस्तीफे को जरूरी बताया। वहीं कई विपक्षी सांसद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी ट्रूडो को घेर रहे हैं। तो वहीं वापस बुलाए गए कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने कहा है कि भारत अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन कनाडा ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। प्रधानमंत्री वहां के पार्लियामेंट पे खड़े होकर बगैर किसी सबूत के, जो उन्होंने बाद में माना कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो बगैर किसी सबूत के आप एक देश को, इंडिविजुअल तो छोड़ दीजिए, एक देश को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात नहीं है, यह दोगलापन है। और इसके कारण उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज होने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में बुरे गिर गए हैं। अब वो कितने दिनों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिक्र की राजनीतिक फाइल खोलने का वक्त आ गया। आज हमारी इस फाइल में महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की इनसाइड स्टोरी है। यकीन मानिए, आपने चुनाव तो कई देखे होंगे, लेकिन एक एक सीट को लेकर हो रही डील की ऐसी कहानी पहले नहीं सुनी होगी। पिछले 24 घंटे में यूपी में जितनी तेजी से 9 सीटों के उपचुनाव का चक्र घुमा, उतनी तेजी से 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी हमें चीजें देखने को नहीं मिली। वो इसलिए सबसे पहले चर्चा हम उत्तर प्रदेश की करते हैं, जिससे कि आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। आज कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में एक भी सीट पर नहीं लड़ेगी। मतलब 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। कल तक आप यही सुन रहे होंगे कि गाजियाबाद और खैर यानी 2 सीट तो कांग्रेस को मिल ही जाएगी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। एक्सक्यूज मी। सवाल यह है कि कांग्रेस ने 2 सीटों की कुर्बानी यूं ही दे दी या फिर इसके पीछे इंडिया गठबंधन की कोई रणनीति छिपी है। राजनीति में एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कहावत चलती रहती है। फायदे नुकसान को तौल कर फैसले लिए जाते हैं। क्या यूपी में भी यही हुआ है? क्या इसके बदले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कोई अंदरूनी डील हुई है? बड़े सवाल हैं, चलिए डिकोड करते हैं। खैर, आपको टाइमलाइन के साथ पूरा सियासी गणित समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कल रात 11:11 पर एक पोस्ट लिखी। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। मतलब उन्होंने यह साफ कर दिया कि उम्मीदवार कोई भी हो, सिंबल तो समाजवादी पार्टी की साइकिल ही होगा। यहां उन्होंने खुलकर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इशारा दिया। इसके बाद आज सुबह एक खबर आई। सूत्रों ने बताया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसी हुई सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोन पर लंबी बातचीत होती है। राहुल गांधी ने अखिलेश को यूपी में पूरी तरह सपोर्ट करने की बात कही। यह भी भरोसा दिया
कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मन से उनके उम्मीदवार का प्रचार करेंगे, लेकिन बदले में राहुल ने एक डिमांड भी रख दी। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अखिलेश से इसके बदले महाराष्ट्र में इसी तरह बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा है। दोनों में इस बात पर सहमति भी बन गई है। अरे वो एक यूपी के है ना, आजमगढ़ के रहने वाले, जो एमएलए भी हैं महाराष्ट्र से, अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के, क्या होगा उनका? खैर, वैसे भी यूपी में कांग्रेस की जमीन कमजोर है, लेकिन महाराष्ट्र में वो फ्रंट फुट पर है, जबकि समाजवादी पार्टी की मजबूती महाराष्ट्र नहीं यूपी में है। यानी यूपी वाली डील के पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का कोई गेम है, इस बात से यह समझ आ रहा है। खैर, कल रात की वार्ता के बाद आज सुबह 10 बजे अखिलेश यादव ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली। यह अखिलेश और राहुल की एकजुटता दिखाने वाली पुरानी तस्वीर थी। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसके बाद दोपहर 3 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जानकारी दी कि यूपी उपचुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मतलब यूपी के लिए समाजवादी पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसका असर देखिए, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते समाजवादी पार्टी की आखिरी लिस्ट भी आ गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तैयार था, स्क्रिप्टेड, बस वक्त का इंतजार हो रहा था। जिस गाजियाबाद और खैर के लिए कल तक कांग्रेस का नाम चल रहा था, अब वहां से समाजवादी पार्टी ने औपचारिक तौर पर उम्मीदवार उतार दिया है, डॉक्टर चारू कैन को खैर से, जबकि गाजियाबाद से राज जाटव को टिकट दिया गया। वैसे भी कांग्रेस इन 2 सीटों पर बीते कई साल से चुनाव जीत नहीं पाई है। इस बात का भी डर था कि अगर सिंबल अलग हुआ तो शायद समाजवादी पार्टी के वोट पूरी तरह कांग्रेस के लिए ट्रांसफर ना हो पाए। शायद इसीलिए भी कांग्रेस ने 2 सीटों की कुर्बानी देने में ही भलाई समझी। खैर, अब आपको यूपी और महाराष्ट्र को लेकर हुई डील की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे के सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी। इससे एमवीए में सीट समीकरण नहीं बन पा रहा था। कहा जा रहा है कि यूपी के बदले अब महाराष्ट्र में अखिलेश ने कदम पीछे खींच लिए हैं। समाजवादी पार्टी वहां पहले ही 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि वो 4 सीटों पर मान गए हैं। अबू आजमी खुश होंगे, यानी 8 सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। इनके अलावा 2 और सीट पर वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि कल रात अखिलेश के साथ हुई बातचीत में राहुल गांधी के दखल पर यह फॉर्मूला फाइनल हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी 101%। कहिए लिख कर दे दें। इंडिया ब्लॉक का औचित्य क्या हुआ? जब आप हठकर्मिता का परिचय दे रहे हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा वही इंडिया ब्लॉक माना जाएगा, इसका मतलब कांग्रेस राजनीतिक रूप से बीपीएल है, गठबंधन के सहयोगी दल की कोई भूमिका नहीं है। आज ही यूपी में बीजेपी की भी लिस्ट आ गई है। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। गठबंधन के तहत 1 सीट जयंत चौधरी के लोकदल को मिली है। लोकदल ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। 8 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा 4 ओबीसी समुदाय को टिकट मिला, 1 दलित और 3 सामान्य कोटे के उम्मीदवार हैं। सामान्य कोटे में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत को टिकट दिया गया है। टिकटों की इस लिस्ट से साफ हो गया है कि निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कटेहरी
और माझवा सीट चाहते थे। 2 दिन तक दिल्ली में वो डेरा डाले रहे, बीजेपी आला कमान से मिलते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 2022 के उपचुनाव में 2 सीटें निषाद पार्टी को मिली थी। बीजेपी ने लिस्ट जारी करके सियासी खलबली भी मचा दी। दरअसल पार्टी ने करहल में जिस उम्मीदवार को उतारा है उसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी उम्मीदवार बने। वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। उस हिसाब से वो अखिलेश यादव के बहनोई और मुलायम सिंह यादव के दामाद हुए। यहां से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को उतारा है। अनुजेश यादव रिश्ते में उनके फूफा लगेंगे, यानी करहल में इस बार फूफा और भतीजे की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत किला माना जाती है। यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 1993 से पार्टी यहां से जीतती आ रही है। अब आपको यहां से लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सीट बंटवारे पर पूरी तरह सहमति ना तो महाविकास आघाड़ी में बन पा रही है और ना महायुति में। हालांकि कैमरे के सामने ऑल इज वेल का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि नामांकन दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 5 दिन बाकी। 29 अक्टूबर को यह सिलसिला थम जाएगा, लेकिन सीटों का पेच ऐसा फंसा है कि बातचीत के दौर खत्म नहीं हो रहे हैं। आज सीट बंटवारे में बढ़त बनाने का दावा करने वाली महायुति में फंसी हुई सीटों पर फिर से उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। दिल्ली में बीजेपी, एनसीपी, अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट के नेता गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों शामिल हुए। यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। शायद मामला मुंबई में नहीं सुलझा, इसीलिए दिल्ली तक आना पड़ गया। दावा है कि महायुति 288 में से 265 सीट आपस में बांट चुकी है, लेकिन 23 सीटें अब भी फंसी हुई हैं और इन्हीं फंसी हुई सीटों पर आज मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनसीपी, अजीत गुट की सीटों को लेकर चल रही खींचतान को सुलझा लिया गया है। कुछ सीटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। उन सीटों पर जीत की संभावना के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, विनेबिलिटी फैक्टर जिसे कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में चर्चा अब पूरी हो चुकी है और अंतिम दौर की चर्चा महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र में सीट आवंटन का अंतिम फॉर्मूला जल्दी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में बागियों पर सख्त एक्शन लेने की बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को साफ शब्दों में कह दिया है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। इस बीच पता चला है कि बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची तैयार है, जो आज देर रात या कल जारी हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 7 नवंबर से 14 नवंबर के बीच पीएम मोदी की ज्यादातर रैलियां होंगी। पीएम मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। उधर महाविकास आघाड़ी में 33 सीटों पर यथास्थिति बरकरार है। इन 33 सीटों को सुलझाने के लिए किसी तरह की कोई पहल या बड़ी मीटिंग नहीं हो रही है। अंदर खाने अगर कोई बात चल रही है तो वो अलग मसला है। यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर मना लेने के बाद अब शायद बात आगे बढ़े, लेकिन सीटों को लेकर महाराष्ट्र में बयानों की फायरिंग जमकर हो रही है। तीन पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है। हमारे कोई छोटे छोटे दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। अब मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया और एक दूसरे को कम करने के लिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उससे साफ साफ दिखता है कि सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऑल वेल नहीं होने वाला है। लोकसभा में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ किया है कि उनसे ज़्यादा वोट से, उनसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में धनुष्यबाण ने जीती हुई है। इसलिए विधानसभा में
वही रिपीटेशन होगा। Just a trailer, the blockbuster movie of Mahavikas Aghadi will be released produced by the people of Maharashtra and the will of Maharashtra, and we will form a government in the, after 23rd November. हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। महायुति ने जिस तरीके से सभी लोगों को विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, गुड सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे। आपस में वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं, और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए, हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट, सकोली से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले लड़ेंगे, संगमनेर से बाला साहब थोराट के बेटे विजय को टिकट और नागपुर नॉर्थ से नितिन राउत उम्मीदवार हैं। धुले ग्रामीण से कृणाल पाटिल को टिकट मिला है। इस बीच उद्धव गुट के बाद आज शाम को शरद पवार गुट ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। जयंत पाटिल खुद इस्लामपुर से लड़ेंगे। काटोल से अनिल देशमुख को टिकट दिया गया है। मुमरा से जितेंद्र आह्वाड़ मैदान में होंगे। लेकिन पहली लिस्ट में सबकी नजर बारामती पर गई, जहां लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बारामती से डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद मैदान में हैं। इनके खिलाफ शरद पवार गुट ने योगेंद्र पवार को उतारा। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे। इसे आप ऐसे समझिए कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, जिन्होंने पिछले साल अपने चाचा का साथ छोड़कर पार्टी तोड़ दी। अब अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे को उतारकर शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भतीजा वर्सेस अदर भतीजा। खैर, सीटों का मामला भले ही पूरी तरह ना सुलझा हो, लेकिन नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज वर्ली से नामांकन दाखिल कर दिया है। आदित्य ठाकरे 2019 में पहली बार चुनाव लड़े थे और करीब 89,000 वोटों से चुनाव जीते थे। हालांकि तब शिवसेना बटी नहीं थी, अब 2 हिस्सों में टूट चुकी है। सीटों पर समझौते वाले संकट के बीच महाराष्ट्र में बागियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भतीजों की बगावत काफी देखी जा रही है। पहले राज ठाकरे, फिर अजीत पवार, धनंजय मुंडे के बाद अब छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने भी पार्टी से बगावत कर दी है। लेकिन अब महाराष्ट्र में चुनावी तूफान के बाद उस तूफान की बात करते हैं जो बहुत बड़ा संकट ला सकता है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये ओडिशा की ओर आ रहा है। इसका असर देश के 7 राज्यों में। इस संकट का नाम है दाना तूफान। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों में इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो सिर्फ इस तूफान का ट्रेलर है। मतलब असली पिक्चर अभी बाकी है। जानकारी के अनुसार तूफान दाना ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। वैसे सरकार की तैयारी भी इसी तूफानी रफ्तार से हो रही है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया है, शिफ्ट किया गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल रहेंगी। कुल 552 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी अस्थायी टेंट हटा दिए गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात हैं। तूफान से प्रभावित 14 जिलों के स्कूल, कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इन जिलों में सभी टूरिज्म पार्क के साथ ओडिशा हाई कोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता ओडिशा और पश्चिम बंगाल में उन तटीय इलाकों में मौजूद हैं जहां पर तूफान आने वाला है। वहां तूफान के आने से पहले कैसे बारिश हो रही है और क्या माहौल है, यह समंदर किनारे वाली रिपोर्टर रील में देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा इलाके में मौजूद है। यह वही जगह है जहां बताया जा रहा है कि लैंडफॉल हो सकता है। अभी है हमारे ठीक सामने में
वो अथाह समंदर और ऊंची ऊंची लहरें वहाँ उठती हुई नजर आ रही होंगी। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से 3 घंटे पहले तक यहाँ से नीचे तक सब कुछ दिख रहा था से मेरा मतलब है कि आदमी थोड़ा दूर जाने तक की स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच सामने में एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पूरे इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। जैसे हम लोग 10 साइक्लोन एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कोई भी साइक्लोन धामरा को हिट नहीं किया है। पहली बार एक्सपीरियंस होगा जैसे धामरा को हिट करेगा। हम लोग को डर है इसीलिए कि पानी जो आएगा कितने ऊपर आएगा। दीघा में हूँ और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवा भी शुरू हो चुका है। आपको एक बार दिखा देता हूँ दीघा का तटीय बीच। आप देखिए जो तटीय इलाका है सुनसान कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। यहाँ पे एनडीआरएफ, पुलिस सब यहाँ पे तैनात है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का बांग्लो है, वो देखिए वो इलाका पूरा खाली कर दिया गया है, क्योंकि यही वो इलाका है जो यश के समय, आम्फान के समय बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भरना। इसी तरह की तैयारी पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस पर नजर रख रही हैं। चक्रवाती तूफान दाना का असर आज रात और शुक्रवार सुबह पश्चिम बंगाल से दिख सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस पर नजर रख रही हैं, अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। जानकारी यह भी है कि ममता बनर्जी आज रात सचिवालय में ही अपने दफ्तर में ही रहेंगी और तूफान के अपडेट पर नजर रखेंगी। फिक्र में अब बात अमेरिका में चुनावी तूफान की करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर की एंट्री की करते हैं। पिछले 24 घंटे से अमेरिका में चुनावी प्रचार काफी गर्म है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी और कई राज्यों में बढ़त के बीच कमला हैरिस ने ऐसा बयान दिया जिससे ट्रंप के सपोर्टर्स बेहद नाराज हैं। कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए हिटलर जैसा आर्मी जनरल चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। आखिर इसे लेकर ट्रंप की टीम ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रोपेगेंडा वॉर के बाद अब द्वितीय विश्व युद्ध के बेरहम तानाशाह एडोल्फ हिटलर की एंट्री हो गई है। हिटलर वो तानाशाह था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों की हत्या की थी। अब कमला हैरिस ने ट्रंप को ही हिटलर का फैन बता दिया है। क्या ट्रंप हिटलर जैसा जनरल चाहते थे जो उनके इशारे पर चले? कमला हैरिस यही आरोप लगा रही है। कमला हैरिस के ऐसा कहने के बाद डेमोक्रेट्स के कैंपेन में ट्रंप को हिटलर बताया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता भी अब ट्रंप पर ऐसे ही आरोप लगा रही है। दरअसल जॉन कैली ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में ही तैनात थे। द अटलांटिक में छपी एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने निजी बातचीत में जॉन कैली से हिटलर को लेकर ऐसी बातें की थी जिसे अब कमला हैरिस चुनावी हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ट्रंप ने खुद तो हैरिस को जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके सपोर्टर्स बाइडेन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप कैंपेन की तरफ से कमला हैरिस को जवाब दिया गया है। कमला हैरिस एक हारी हुई व्यक्ति हैं जो बेहद हताश है। वो नाकाम हो रही हैं, उनका कैंपेन फेल हो रहा है। उनका ये व्यवहार साबित करता है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। वैसे ट्रंप बेशक कमला के आरोपों पर अब तक खामोश हैं, लेकिन उनके तेवर बताते हैं कि वो बहुत जल्द ही कमला हैरिस को करारा जवाब देंगे। अच्छा, ये सारे आरोप तब आ रहे हैं, पहले नहीं आए, तब आ रहे हैं जब धीरे धीरे ट्रंप की रेटिंग बढ़ रही है और कई जगह बढ़ रही है।